प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करके बताइए सभी, ठीक ना? तो इसी बातों के साथ हम जो है प्रकरण पर चर्चा करें। तो समास प्रकरण चल रहा है और समास जो है बिल्कुल अपने अंतिम चरम सीमा पर है। समास खत्म होने वाला है और बहुत जल्द ये खत्म भी हो जाएगा। देवव्रत पांडे जी, दीप्ति कुमारी, रागिनी पांडे, आलोक वर्मा, नीतू वर्मा, चंद्रधर, सभी लोगों की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्रणाम हमारी तरफ से। आप चलिए सभी लोग अब समास प्रकरण पर बात करते हैं, है ना? समास में हमने देखा पहला जो समास था अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय होता था। मतलब अव्ययी भाव समास मतलब पहला था, उसका पहला पद प्रधान था। पहला अव्यय होने से सारे जो है पद को वो अव्यय कर देता था, इसलिए अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष का मतलब ही होता तत्पुरुषा, मतलब उसके दो मतलब निकले, सह पुरुषा और तस्य पुरुषा। सह पुरुषा समानाधिकरण में आ गया और तस्य पुरुषा आ गया। समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण को हमने कर्मधारय भी बताया और कर्मधारय का भेद द्विगु बताया। इस तरह से हमने ये सारी चीजें जान ली। तो हम इतनी बातें जाने और इसके बाद आया क्या? द्विगु समास। कर्मधारय जान लीजिए। कर्मधारय में पहला वाला पद विशेषण रहता है, दूसरा वाला विशेष रहता है। मतलब पहला पद आपका विशेषता बताएगा किसी दूसरे संज्ञार्थक शब्द का, ठीक ना? तो जिसकी विशेषता बताएगा तो विशेषण जो होता है पहला ही पद होगा विशेषण, या तो अंत में रहता। दोनों पद में आपने देखा कि कर्मधारय में ज्यादातर पहला ही पद विशेषण रहा, लेकिन उसके भेद में आपने देखा कि उभय पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेषण, इस तरह से आपने तमाम तरह से देखा, लेकिन विशेषण लगा रहे। आप संज्ञा, कोई संज्ञा पद हो उसका विशेषण दे रहा हो तो वहां पर कर्मधारय समास आपने देखा इस तरह से, है ना? इस तरह से द्विगु समास आया। द्विगु में जैसे नाम ही आपने देखा द्विगु, तो द्वि जैसे ऐसे आपने लिखा द्विगु, तो हमने बताया इसका मतलब दो और इसका मतलब गाय, है ना? तो ये पहला पद संख्यावाची होने से द्विगु समास होता है। इस तरह से आप जाने रहिएगा, पहला पद यदि संख्यावाची दिखाई दे तो वहां पर द्विगु समास होता है। लेकिन एक थोड़ा सा अपवाद यहां पर आपको देखने को मिला होगा अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में आपको अपवाद ये देखना मिला होगा कि वहां पर नदी के पहले यदि कोई शब्द संख्यावाची लगा होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे द्वियमुनम, द्वियमुनम, है ना? इस तरह से आपने देखा। तो ये जो दो लगा था इधर यमुनम जो था, इस तरह से इसमें जो है यमुना पद या गंगा पद हो या सोन नदी हो, कोई भी नदी का नाम हो और उसके पहले संख्यावाची एक यमुनम, द्वि यमुनम, त्रि यमुनम, चतुर यमुनम, इस तरह से कोई भी पद रखा हो संख्यावाची में तो उसमें क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। इस तरह से फिर आया द्वंद्व का प्रकरण, है ना? द्वंद्व में भी दो और दो, इस तरह से इसका यदि अर्थ निकाले तो भी यहां पर दोनों पदों की विशेषता बता रहा था, इसलिए द्वंद्व था। तो इस तरह से यदि आप समास का नाम ही में उसमें समास जानना शुरू कर देंगे तो आपको फिर उसके अंदर कोई चीजें रहेंगी तो आपको दिक्कत नहीं करेंगी, है ना? इस तरह से आप जाने रहिए। संख्या पूर्व द्विगु मतलब संख्या पहले हो तो द्विगु हो जाता, और इसमें केवल ये एक चीजें होती हैं जो नदियों के साथ यदि संख्यावाची लगा रहे तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। इतना इसको याद रखिएगा, इसको 2-3 बार दोहरा चुके हैं। और द्वंद्व में देखिए दो और दो, मतलब इस तरह से दो और दो पद का मतलब चाहे वो दो और दो कुछ भी हो, संख्या हो, पद हो, कुछ ही, लेकिन दोनों पदों की प्रधानता जहां पर दिखाई दे वहां पर क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। इसी तरह बहुब्रीहि समास, आपने दो पदों की प्रधानता अभी तक देखा, या पहला पद प्रधान देखा, उत्तर पद प्रधान देखा, इस तरह से समास में देखा। लेकिन अब जो प्रकरण है वो बहुब्रीहि समास का है। क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहता है कि दो या अधिक पद रखे हों, लेकिन वो अपना पद जो है वो एक दूसरे की विशेषता तो बताएंगे, लेकिन किसी अन्य की जो है प्रधानता यहां पर दिखाई देगी। एक दूसरे की विशेषता बताएंगे। जैसे यहां पर बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब क्या होता है? बहुत। और व्रीहि का मतलब होता है चावल, व्रीहि का मतलब चावल। तो बहुत चावल क्या हो गया? बहुत चावल है जिसके पास, इस तरह से अर्थ निकालेंगे, है जिसके पास वह।
तो भैया जिसके पास अधिक चावल होगा वो बहुब्रीही कहलाएगा, चाहे जो हो, चाहे मैं हूं, अदरवाइज आप लोग कोई भी हो, जिनके पास बहुत चावल होगा वो बहुब्रीही कहलाएंगे। उसमें कोई ये नहीं कि भाई 10 सर है तो रावण के, यदि और किसी के 10 सर होते तो फिर रावण ही नहीं उसका भी नाम लिया जाता। इस तरह से यहां पर देख लीजिए, बहुत चावल जिसके पास है वाह वो बहुब्रीही, तो यहां पर भी बहुब्रीही समास है, बहुब्रीही में भी बहुब्रीही समास है। इस तरह से ये इसकी विशेषता बता रहा है चावल की। चावल की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत है। चावल कितना है? बहुत है। तो ये दोनों पद जब मिलते हैं तो किसी अन्य पद की जो प्रधानता बताते हैं, इसलिए यहां पर बहुब्रीही समास हो गए। दोनों पद अपनी प्रधानता को न रखते हुए दोनों मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताएं, इसलिए वहां पर बहुब्रीही समास हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? सबको समझ में आ रहा जो चीज हमने बताया? बहुब्रीही का मतलब ही बहुब्रीही समास है, बहुब्रीही पद में ही बहुब्रीही समास है। बहु का मतलब होता है बहुत और ब्रीही का मतलब होता है चावल। तो बहुत है चावल जिसके पास वह, तो वो क्या होगा? वो कोई भी हो सकता है। तो इसमें जो है इस तरह से अर्थ निकलेगा, बहुब्रीही में बहुब्रीही समास है, बहुब्रीही पद में ही बहुब्रीही समास है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे चलें। मेरा घर बहुत चावल है, राइस मिल है। अच्छा रोशनी वर्मा जी, चलिए कोई बात नहीं, हम तो पद का पदार्थ बता रहे थे, मतलब पद का अर्थ है ना, पद का अर्थ, बहुब्रीही का क्या अर्थ होता है। तो सारे समासों में, सारे समास का नाम जो अब तक हम केवल ये चीज बताना चाह रहे थे कि जितने समास आपने पढ़ा उन समासों में उन समासों का केवल उदाहरण दिखाई दे रहा है। जो समास आप पढ़ रहे हैं उस समास में ही उदाहरण उसी का है, वो समास का नाम ही उदाहरण है उसी का, है ना। तो इस तरह से बहुब्रीही में ही बहुब्रीही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज हमने दिखाया, बहुत चावल है जिसके पास हुआ, तो इसमें इसीलिए इसका नाम बहुब्रीही रख दिया गया कि इसका जो है अर्थ ही बहुब्रीही जैसा दिखाए, मतलब कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? रागिनी पांडे जी, जी सर समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल। आई एम ओल्ड स्टूडेंट, साइलेंट गर्ल हैं। अच्छा भैया, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलें, प्रकरण पर देखते हैं बहुब्रीही समास। बहुब्रीही समास, ठीक है, इस प्रकरण पर बात करेंगे और ये लास्ट है प्रकरण, समास का सबसे लास्ट प्रकरण यही चल रहा है, बहुब्रीही समास। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसका हमने बताया कि दो या दो से अधिक पद जहां पर हो और वो दोनों एक दूसरे की विशेषता तो बता रहे हो, लेकिन उसमें उन दोनों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताएं, वहां पर बहुब्रीही समास होता है। ठीक है ना, दोनों पद होंगे लेकिन दोनों जो है एक दूसरे की विशेषता बताएंगे लेकिन प्रधान नहीं होंगे, लेकिन दोनों मिल करके किसी अन्य की प्रधानता बताएंगे, वहां पर बहुब्रीही समास हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जाने रहिएगा। इसका एक सूत्र है, नोट कर लीजिए। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीही। ठीक है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीही। अन्य पदार्थ क्यों लिखा गया? मतलब दूसरा पद, दूसरे पद का अर्थ जो है निकलेगा, यहां पर दूसरे पद को प्रधानत्व तो दिखाया जाएगा, लेकिन यहां पर यह नहीं दिया कि दो पदों से, दोनों पद के अलावा दो पद का कहीं पे उल्लेख नहीं है, यह चीज जाने रही है। तो पद ज्यादातर दो ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन दो से ज्यादा भी रहेंगे तो भी एक दूसरे को विशेषण या विशेष रहेंगे, विशेषण विशेष रहेंगे, तो लेकिन वो उनकी प्रधानता ना होकर किसी अन्य की प्रधानता रहेगी। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीही है ना। अन्य पदार्थ, अन्य पदों की अर्थ, यदि अन्य कोई पद का अर्थ बताएगा तो वहां पर बहुब्रीही होगा। उन जितने पद रखे होंगे, दो या दो से अधिक पद रखे हो, वो अपना प्रधानत्व न रखकर किसी अन्य पद की प्रधानत्व दिखाएं तो वहां पर बहुब्रीही समास होता है। ठीक है, यह चीज जानना था इसमें, तो इसका थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए। बहुब्रीही समास में दो या दो से दो या दो से अधिक पदों में से किसी की प्रधानता ना रहे,
दो या दो से अधिक पद हो लेकिन वो जो है प्रधानत्व अपना, मतलब प्रधानत्व अपना ना दिखाते हो, है ना, दोनों में से किसी के प्रधानत्व ना रहे। उपस्थित पद किसी अन्य की प्रधानता दिखाते हो, प्रधानता बताते हो कर दीजिए, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, इतनी बात आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। बहुव्रीहि समास में दो या दो से अधिक पदों में से किसी की प्रधानता ना रहे, जो दो या दो से अधिक पद रहें उनमें किसी की प्रधानता ना रहे तथा उपस्थित पद किसी अन्य की प्रधानता बताते हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। वो दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे लेकिन किसी अन्य की प्रधानता बता रहे हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिसमें तीसरा पद प्रधान रहे। रवि कुमार जी मुरादाबाद से, जी बिल्कुल, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा उचित है, बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे पीतांबरः, पीतांबरः इसमें दो पद हैं, पीत पीतम प्लस अंबरम। इसको मकार कर दीजिए क्योंकि आगे स्वर है तो गलत ना रहे, यहां पर अंबरम कर दीजिए। ठीक है ना, ये मकार इसलिए लिख दिए क्योंकि आगे स्वर है, यदि स्वर नहीं रहता तो अनुस्वार कर देते। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको पहले बात बता दिए थे। तो दो पद हैं, दोनों पद में देख लीजिए, दोनों पद मिलकर के किसी अन्य की जो है विशेषता बता रहे हैं। दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं है, मतलब प्रधानता नहीं है। ठीक है ना, ये चीज, इसको यदि समास विग्रह करेंगे तब समझ में आएगा क्या कहना चाहता है। पीतम अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सः, यस्य सः। ठीक ना, पीतम अंबरम यस्य सः, पीला वस्त्र है जिसका, यश माने जिसका, षष्ठी का एक वचन है, वह है, वह कौन है। तो यहां पर आप यहां पर कृष्णा कर दीजिए या हरि कर दीजिए, है ना, कृष्णा कर दीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, कृष्णा, है ना, वह कौन है, कृष्ण है। कृष्ण का नाम नहीं दिया है, इन पद में कृष्ण का नाम नहीं दिया, लेकिन किसी अन्य पद का जो प्रधानता बता रहा है तो वो कौन पद है, कृष्ण है। ठीक है ना, इससे आपको पूछेगा नहीं कि पीतम अंबरम यस्य सः मतलब पीतांबर किसके लिए कहा गया है, आपसे केवल यह पूछेगा कि पीतांबरा में कौन सा समास है। तो आप जब अर्थ निकाल कर जाने रहेंगे कि पीतांबरा किसी अन्य की प्रधानता बताता है, पीतम अंबरम यस्य सः पीला वस्त्र है जिसका, वह कौन है। तो यदि इस तरह से अर्थ निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा किसी अन्य पद की प्रधानता बता रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। पीतांबरा में बहुव्रीहि है लेकिन पीतांबरम में कर्मधारय होगा ना, जी बिल्कुल, शैलेश वर्मा जी बिल्कुल समझ रहे हैं। यदि यहां पर विसर्ग के स्थान पर मकार हो जाता तो यहां पर फिर जो वो कर्मधारय में चला जाता है। अगर बहु नहीं दिया होगा तो कर्मधारय होगा। नहीं रवि जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप ये गलती मत कीजिएगा। यदि देखिए हम आपको बता दें क्या हो जा रहा है, यदि पीतांबरम दिया है, एक ये पद है और एक ये पद है, ये यदि इस तरह विसर्ग के स्थान पर मकार लिखा रहे तो ये कर्मधारय में जाएगा। किसमें जाएगा, कर्मधारय। पीला वस्त्र, पीतम अंबरम मतलब पीला वस्त्र, इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता पूछ नहीं रहा, केवल वस्त्र की विशेषता पूछ रहा है कि जो वस्त्र है वो केवल पीला है। वो किसी पहनने वाले की बात नहीं कर रहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वस्त्र पहना हो पीले वस्त्र का। ठीक, तो यदि मकारांत शब्द रखा हो पीतांबर ऐसा शब्द यदि मकारांत हो तो वहां पर कर्मधारय होगा, यदि विसर्ग से अंत हो रहा हो तो वहां पर जो है बहुव्रीहि समास होगा। इतनी बात केवल जाने रहिएगा, उसमें आप कंफ्यूजन में मत रहिए कि यदि बहुव्रीहि रहेगा तो बहुव्रीहि मारेंगे, नहीं कर्मधारय रहेगा तो कर्मधारय। यदि दोनों पद दे देगा तो फिर आप इसमें
समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा मारे, है ना। तो फिर आप आंख मूंद के एक मार देंगे, भगवान भरोसे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचेंगे। तो इस तरह से ये चीजें जाने रहिएगा तो आपका गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए पीताम्बरम दे के बहुब्रीहि दे देगा तो वो चला जाएगा, मतलब मामला कोर्ट में चला जाएगा, है ना, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है कि यदि मकारांत रहेगा तो कर्मधारय में रहेगा। यदि मान लीजिए मकारांत रहे कर्मधारय, वहां पर विकल्प न रहे, बहुब्रीहि दे देगा, तब वो चला जाएगा कोर्ट में, बिल्कुल कोर्ट में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तब आप मार दीजिएगा, मारने के लिए आप मार दीजिएगा, मकारांत तो बहुब्रीहि मार दीजिएगा, लेकिन यह है कि वो कोर्ट में जाएगा सवाल, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। बस ये चीज बताना था। रागनी, अच्छा, रोशनी कह रही बाय साइलेंट अपने असली नाम में। हाँ भैया बिल्कुल, आपस में बहुत सारी बातें हो रही हैं। और देख लीजिए, जैसे लंबोदरा, लंबोदरा, इसका भी यदि विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, लंबम लंबम उदरम कर दीजिए, ठीक ना, लंबम उदरम। तो यहां पर दो पद हैं, ठीक, लंबा है उदर जिसका, भगवान गणेश जी की बात हो रही है, उधर उन्हीं का पेट बड़ा है। यदि आप अर्थ जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो अर्थ तो निकाले रहेंगे ना कि क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, किसी अन्य पद की प्रधानता बता रहा है, ये चीज जाने रहिएगा, ठीक है। इसका समास विग्रह कर दीजिए, लंबम उदरम यशः, यहां पर आप गणेशा कर दीजिए, लंबा पेट है जिसका वह कौन, गणेश, ठीक है। इस तरह से जाने रहिएगा, ये चीजें बहुब्रीहि का है, आप इतना अर्थ निकाले रहेंगे तो समझ में आएगा। और ये बहुत तो एक तरह से लोकप्रिय उदाहरण है, सभी लोग जानते हैं इन सारे उदाहरणों को, है ना। तो ये सब चीजें आप जानते हैं, कोई इसमें कठिन नहीं है। आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। बतियाओ ना सर के मुन्ना मुन्नी, आप लोग बहुत अच्छे हैं ना, सुभाष सिंह राजपूत, अच्छा भैया। विजय कुमार कहते हैं आप बहुत अच्छा समझाते हैं, धन्यवाद भैया। लंबा है उधर जिसका, रागनी पांडे जी, जी उधर मीन्स पेट होता है, जिसका पेट लंबा हो। तो पेट किनका लंबा था, गणेश जी का, है ना। अब देख लीजिए इसमें क्या है, इस समास में, इस समास के मुख्यतः दो भेद हैं, ठीक है। तत्पुरुष के आपने दो भेद देखे, इसमें भी मुस्कान जी बहुत बहुत प्रणाम भैया, सभी लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है जी। इस समास के मुख्यतः दो भेद, तत्पुरुष में आपने देखा समानाधिकरण और व्यधिकरण, इसी तरह का इसमें भी एक भेद आपको मिलेगा, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ठीक है ना। व्यधिकरण बहुब्रीहि और समानाधिकरण बहुब्रीहि, है ना। तो इस तरह से इसके भी दो भेद हैं, ठीक है। देख लीजिए, पहला नोट कर लीजिएगा, समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि, ये नोट कर लीजिएगा, समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण। तत्पुरुष में भी समानाधिकरण, तत्पुरुष और व्यधिकरण, व्यधिकरण के उसमें 6 भेद थे, ये चीज जाने रहिएगा। तत्पुरुष समास में व्यधिकरण के 6 भेद थे, लेकिन यहां पर समानाधिकरण के 6 भेद हैं। समानाधिकरण के कितने भेद हैं, 6 भेद। यदि ऑप्शन में पूछ लेगा किस समास के 6 भेद हैं,
किस समास के 6 भेद हैं। तब आप जाने रहिएगा, इसमें भी जानते हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि के भी, और तत्पुरुष में जो है व्यधिकरण तत्पुरुष के। तो यदि दोनों एक कॉलम में दिया रहे तो वो वाला मार दीजिएगा। लेकिन यदि आप जानते हैं केवल तत्पुरुष के बारे में कि तत्पुरुष व्यधिकरण का ही केवल 6 भेद होता है, बहुब्रीहि समानाधिकरण का 6 भेद नहीं जान रहे हैं, तब वहां पर एक मार के आप गलत कर देंगे। तो दोनों चीजें जाने रहिएगा। समानाधिकरण बहुब्रीहि के 6 भेद होते हैं, इसमें समानाधिकरण का है, और तत्पुरुष में जो है व्यधिकरण के 6 भेद हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से जाने रहिएगा। व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार, समानाधिकरण बहुब्रीहि जी। ठीक है, इतनी चीज जाने रही। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस पे थोड़ा सा नोट करेंगे तो समझ में आएगा। जिसके दोनों पद या सभी पदों की बात कर सकते हैं। यहां दोनों पद या सभी पदों की बात लिख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप दोनों पद ही जानते रहें, बाद में सब 2 से ज्यादा पद आ जाए तो आप डिस्टर्ब रहें। तो ये भी जाने रहिएगा, 2 पद या 2 से अधिक भी पद हो सकते हैं, है ना। तो दोनों पद या सभी पदों का एक ही अधिकरण हो, अधिकरण मीन्स होता है विभक्ति। एक ही विभक्ति हो तो वहां पर समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है। एक ही अधिकरण विभक्ति हो या इस तरह से कर दीजिए, नहीं कठिन ना लगे, हो या समान विभक्ति हो, तो वहां पर समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है। ठीक है, इतनी बात जानना था। जिसके दोनों पद या सभी पदों का एक ही अधिकरण हो, मतलब समान विभक्तियां हो। एक तरह से इसमें कह सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति में दोनों रहेगा। ठीक ना, यहां पर लिख सकते हैं प्रथमा विभक्ति। ज्यादातर आपको प्रथमा विभक्ति में दोनों पद दिखाई देंगे। तो समानाधिकरण में क्या रहेगा? दोनों पद जो होंगे वो प्रथमा विभक्ति में दिखाई देंगे, वहां पर समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है। ठीक ना, दोनों पद समान विभक्ति में रहें। दोनों पद जैसे पीतम अंबरम, पीतम अंबरम क्या है? पीतम में भी एक वचन और अंबरम में भी एक वचन। ठीक ना, विभक्ति सेम। तो इस तरह से दोनों पदों को जब विग्रह करेंगे तो वो चीज दिखाई देना चाहिए। ठीक ना, आगे चलते हैं। जैसे में लिख भी लीजिएगा उसके आगे, पीतम प्लस अंबरम। ठीक ना, पीतम का मतलब ये प्रथमा का एक वचन और ये भी प्रथमा का एक वचन। ठीक है, इस तरह से आप जाने रहिएगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें थोड़ा सा भ्रम हो जाते हैं मकारांत में, जैसे बालका बालको बालका होता है ना, बालका बालकौ, और फिर क्या होता है? बालका होता है, और फिर यहां पर बालकम हो जाता है। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि भैया ये द्विवचन वो
द्वितीय का एक वचन है, तो यहाँ पर प्रथमा का एक वचन कैसे मार दिए, है ना। कुछ लोगों के मन में इस तरह का सवाल होता होगा कि यहाँ पर मकारांत वाला तो दूसरी लाइन पर आता है, लेकिन ये प्रथमा का एक वचन काहे मारे हैं। लेकिन भैया जो नपुंसक लिंग में चलता है ना, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि ऐसे चलता है ना, तो वो दोनों लाइनों में भी एक ही रहता है ना। तो पहले पदवा में भी वही चीज रहेगा, दूसरे वाली लाइन में भी वही पद रहेगा, ठीक है ना। ये चीज जाने रहिएगा, इस तरह से उसमें भ्रम में मत रहिएगा। तो ये इस तरह से प्रथमा का एक वचन, ये भी प्रथमा का एक वचन, इसमें डाउट तो नहीं है। किसी को डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। ये चीज जाने रहिएगा। हमारे मन में सवाल था, शायद हमें लगता है इस तरह के सवाल आपके भी मन में आते होंगे, इसलिए हम ये चीज बता दिए हैं। पीतम अंबरम यस्य सा, जी रागिनी पांडे जी, बिल्कुल। तो हम केवल ये बता रहे थे कि पीतम अंबरम ये जो दोनों जो है समान विभक्ति में है, इसलिए ये समानाधिकरण के हैं, ठीक है। ये चीज हम केवल बताना चाह रहे हैं कि दोनों पद जो हैं वो किसमें है, समान अधिकरण, वो समान विभक्ति में है। इसी तरह से जैसे नीलकंठा, आपने इसको क्या लिखेंगे, पीतांबर कर दीजिए, पीतांबरा, है ना। पीतांबरा किसका है, समानाधिकरण का है। इसी तरह से नीलकंठा जैसे यदि आप लिखेंगे नीलकंठा, इसी को देख लीजिए नीला कंठा, ठीक ना। समान विभक्ति है ना, समान विभक्ति में है, इसलिए ये किसके हैं, समानाधिकरण के हैं, है ना। तो ये चीजें आप जाने रहिए। समान अधिकरण में क्या होगा, जो दोनों पद होंगे, देख लीजिए यहां पर मकारांत, यहां पर मकारांत। यदि नहीं बहुत विभक्ति जानते हैं, यहां पर विसर्ग, यहां पर विसर्ग, लेकिन ये वाला थोड़ा सा आपका तुक्का रहेगा। तुक्का इसलिए रहेगा कि विसर्ग कई जगह मिल जाता है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन केवल बताना था कि ये मकारांत था तो ये एक वचन का था, यहां पर विसर्ग वाला, ये एक वचन का, ये भी एक वचन का, ये भी। थोड़ा सा रूप यदि जाने रहेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन यदि विसर्ग विसर्ग मिलाएंगे तो वो कहीं आपको षष्ठी और पंचमी में भी विसर्ग विसर्ग मिल जाएगा, प्रथमा एक वचन जैसा, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहां पर समान विभक्तियों की बात की जा रही, समानाधिकरण में समान विभक्ति में दोनों पद रहते हैं, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई शायद सबको। आगे चलें। समानाधिकरण के 6 भेद हमने बताए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। समानाधिकरण के 6 भेद कौन कौन से हैं। समानाधिकरण के 6 भेद आपसे भले ना पूछेगा कि कौन कौन से हैं, लेकिन उसमें जो पद आएंगे वो बहुब्रीहि समास का ही पद आएगा। यदि आपसे वो पद दे देगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आप ये तो जाने रहेंगे कि इसमें बहुब्रीहि समास है, लेकिन यदि व्यधिकरण इसके किसका है, यदि उस तरह से पूछ लेगा तो आप और परीक्षार्थियों से ज्यादा जानते रहेंगे। ये चीज जाने रहिए, और परीक्षार्थियों से ज्यादा जाने रहेंगे, नुकसान नहीं करेगा, आप परेशान मत होइए। समानाधिकरण बहुब्रीहि 6 भेद, ठीक ना। इसका पहला भेद जो है वो द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। एक चीज आपको सिमिलरिटी तत्पुरुष समास से मिला होगा, वहां पर भी द्वितीय से ही व्यधिकरण में भी मिला था, यहां पर समानाधिकरण में भी द्वितीय से ही मिल रहा है। उसका रीजन हम आगे बताएंगे। ये आप पर थोड़ा सा एक प्रश्न जो है बना रहेगा, सोचने का मौका आपको देते हैं, ठीक है। वो व्यधिकरण आएगा तो हम उस पर बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से तृतीय निष्ठ समानाधिकरण, ठीक। ये उसी तरह से, इसी तरह से चतुर्थी हो जाएगा, चतुर्थी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक ना। आगे जोड़ लीजिएगा। इसी तरह से पंचमी निष्ठ समानाधिकरण।
देखिए समानाधिकरण व्यधिकरण हम चाहते तो आपको केवल उस तरह से बता देते, लेकिन समानाधिकरण है क्या वो चीज जानना चाहिए ना, आपके मन में सवाल होना चाहिए भाई समानाधिकरण के क्या, समानाधिकरण के 6 भेद हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, उनको कैसे जानेंगे, और व्यधिकरण क्या है, ये चीज अलग अलग जानेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत हमें पड़ जाएगी, लेकिन आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस वजह से हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी कर रहे हैं वो सब आपके भले के लिए कर रहे हैं। वैसे तो षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण, सातवां है वो, छठा है सप्तमी निष्ठ। इसको बताने का केवल एक रीजन और था, इसको बताने का केवल एक रीजन ये था कि आपको एक रूप मुझे बताना है, और रूप तो आपकी परीक्षा में पूछता ही पूछता है ना, तो ये चीज जानना था। देखिए समानाधिकरण में हमने बताया कि 2 पद होंगे, समान विभक्ति में होंगे, लेकिन कैसे जानेंगे कि ये अलग विभक्ति का है ना, वो चीज जानने के लिए हम एक रूप को यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये चीज नोट कर लीजिए तो समझ में आएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं आप रागिनी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। केवल देखिए इसमें जो बहुब्रीहि के प्रत्येक मतलब द्वितीय निष्ठ, तृतीय निष्ठ, चतुर्थी निष्ठ, पंचमी निष्ठ, षष्ठी निष्ठ, सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास को जानने के लिए क्या जानना जरूरी है, जानने के लिए यत शब्द का जानना जरूरी, यत शब्द के रूप, यत शब्द का यत शब्द का रूप से संबंध पता करेंगे या संबंध जानेंगे, ठीक ना, संबंध जानेंगे। किसका संबंध जानेंगे कि ये द्वितीया का है, तृतीया का है, चतुर्थी का है। जैसे आपने पीतम अंबरम यस्य सा आपने पढ़ा, देखिए बताने को तो सभी बताना ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ना लगे कठिन लग रहा है। पीतम अंबरम, अंबरम यस्य शाह आपने पढ़ा। यस्य जो दिख रहा है ये षष्ठी का है, षष्ठी का है। यस्य आपने बताया ना, अभी हमने आपसे पीतम अंबरम यस्य सा, पीला वस्त्र है जिसका, षष्ठी में काकी के रारी रे आप कारक चिन्ह पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो यस्य जो है ये षष्ठी निष्ठ तत्पुरुष, षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। पीतम अंबरम जो है ये षष्ठी निष्ठ का है ना, षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। यस्य से यत शब्द, यत शब्द यही है, यत शब्द में यही रूप चलते हैं, ये षष्ठी में यश बनता है, ठीक ना। तो इसी शब्दों से आपको केवल यदि विग्रह करेंगे तो इसी शब्द से आपको पकड़ना रहेगा कि ये किसका है। अभी आपको सब कुछ बता देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे विग्रह नहीं करवाता अति उत्तम है, शब्द देकर तो जरूरी पूछेगा ये किस समास का है, ठीक है। हम थोड़ा आपका डाउट दूर कर देंगे, बस दूर करने के लिए केवल ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो पीतम अंबरम यश सा में यश कहां का है, षष्ठी का है। तो थोड़ा सा यत शब्द का रूप देख लीजिए, तो आप अपने से इसको ध्यान रखेंगे तो आप अपने से गणना कर लेंगे ये कहां का है, यत शब्द, ठीक है। यत शब्द का रूप कैसे चलता है, यह, यौ, ये, यम, यौ, यत। ठीक है, इस तरह से आपको सभी का देखना पड़ेगा। यस्मै, याभ्याम, येभ्य होगा। यस्मात हो जाएगा यहां पे, यस्मात। और यहां पर ता की जगह में दा भी यदि आपको दिखाई देता है तो भी आप जाने रहिएगा, ठीक ना। ता की जगह में दा भी रहता है वैकल्पिक, यस्मात भी होता है, यस्मात भी होता है।
और फिर यहाँ पर याभ्याम उसी तरह से याभ्याम, और ये एभ्या यहाँ पर भी वही रहेगा, एभ्या रहेगा, ठीक ना। यश्य फिर हो जाएगा यश्य, ययो हो जाना चाहिए ययो, और फिर हो जाएगा एशाम, ठीक ना। ये षष्ठी तक हो गया। सप्तमी वाला यहां लिख देते हैं यस्मिन ययो एषु, ठीक है। ये चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, आप ही कर दीजिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ भैया। संस्कृत तो आती नहीं, खुद पढ़ेंगे संस्कृत की क्लास में। क्या हुआ रागिनी मैम। यत शब्द देख लीजिए, यत शब्द में हमने बताया द्वितीय निष्ठ से, तो आपको यहां वाला ये शब्द को तो आपको हटा ही देना है, इससे आपका मतलब नहीं। लेकिन यत शब्द का रूप आपको याद करते रहना होगा, इसको जानने रहना होगा। यह यव्ये यम यव्यान ये न्याभ्यम यही है, यहाँ पर ये हलंत कर दीजिए, और ये न्याभ्यम यही, यस्मै याभ्यम एव, यस्मात या यस्माद होता है याभ्यम एभ्या, यश ययो येषाम, यस्मिन ययो येषु, ठीक है। इतनी चीज जाने रहिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको कहीं पर ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, या अब यस्मै दिखाई देगा तो चतुर्थी निष्ठ हो जाएगी, यस्मात दिखाई देगा पंचमी निष्ठ हो जाएगी, यश तो आपको दिखाई दिया, ये षष्ठी वाला आप देख लिए हैं। तो यम दिखाई देगा द्वितीय, और ये न दिखाई देगा, जहां पर विग्रह करेंगे तो वहां पर तृतीया हो जाएगी, यस्मै दिखाई देगा चतुर्थी हो जाएगा। इसी तरह यस्मिन दिखाई देगा तो ये क्या हो जाए, सप्तमी हो जाएगा। अच्छा, रूप पकड़ने का एक नियम जो है आप देख लीजिएगा, ज्यादातर आपको ये वाले रूप कहीं कहीं पे इकट्ठा एक जैसा मिलेगा, ये चीज जाने रहिएगा। जैसे बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, तो दो शब्द यहां पर, थोड़ा सा अभी मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं, इसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, आपको समझाऊंगा। तो ये दो चीजें जो औ की मात्रा लगी रहती है, ये वाले दो जगह बनते हैं, प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में बनता है। इसी तरह ये वाले शब्द जो है यहां तक है ना, ये वाले सबसे बड़े रूप होते हैं। जो रूप हो आप पढ़ेंगे उसमें सबसे बड़ा पद यही तीन रहते हैं बीच में, तृतीया का दो वचन, चतुर्थी का और पंचमी का। ये चीज याभ्याम याभ्याम या किसी तरह बालकाभ्याम बालकाभ्याम, सबसे बड़े वाले पद जो होंगे यही तीनों होंगे, ये चीज भी आप जाने रहिएगा। यदि विसर्ग रहेगा तो देख लीजिए यहां पर ये वाले दो पद एक ही जैसे मिलेंगे आपको, ठीक ना। चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी का बहुवचन में ये चीज मिलेगा आपको, ठीक है। आम राम शाम आपको षष्ठी बहुवचन में मिलेगा, ये चीज जाने रहिएगा। और फिर ये जो है ये एशु वाला, एक दिन हम थोड़ा सा बता रहे थे, हरिका नाम विपाशा बसु करके ऐसे थोड़ा सा बता रहे थे, एक दिन हम बहुत अच्छे से आपको इसको समझा देंगे। आपके जितनी भी थोड़ा सा डाउट है ये शब्द रूप में, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। देख लीजिए, याद करने और रटने की तो उम्र चली गई, रटना वाला काम चला गया। प्राइमरी बेसिक लेवल में आप बहुत सारा रट चुके हैं, अब रटने वाला काम नहीं, केवल आपको समझना है और कम समय में समझना है। तो बस ये चीजें यदि आप ध्यान देते रहेंगे तो 70 से 75% हर रूप में आप सही कर लेंगे बिना याद किए, ये चीजें यदि जाने रहेंगे। यही वाला देख लीजिए, बालकई होता है ना, ऐ की मात्रा और विसर्ग के साथ आपको दिखाई देगा, तो ये जान लीजिएगा तृतीया बहुवचन का है। इस तरह से इसमें कहीं कहीं पर इकार जैसे इस तरह से मिल जाएगा, मतलब ह्रस्व इकार रहेगा और विसर्ग के साथ तृतीया के बहुवचन। जब आप रूप देखेंगे ना, अच्छी तरह से देखेंगे, तो आप बहुत जगह बिना रूप याद किए ही आप टिक मार देंगे कि भैया ये यहाँ पर मिलता है, ठीक ना। ये सब चीजें हम बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे, और लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जाने रहिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। राधे श्याम वर्मा जी, जी बिल्कुल भैया, सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सभी लोग इतना चीज जान लिए हैं। ये कहने का केवल इस प्रकरण पर यह था कि जहां पर यदि विग्रह करते वक्त ये शब्द दिखाई देंगे, यम दिखाई देगा तो द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, यदि एन दिखाई देगा तो तृतीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, यस्मै दिखाई देगा चतुर्थी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, यदि यस्मात या यस्माद दिखाई देगा तो फिर पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इसी तरह यस्य दिखाई देगा तो षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, और यस्मिन दिखाई देगा तो सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा जानना है, ज्यादा बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा बस जान लीजिए बस, और कुछ नहीं। तो पहला उदाहरण देख लीजिए, द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इसका उदाहरण थोड़ा सा एक तो देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे इस आपके साथ बहुब्रीहि में पूछेगा प्राप्तोदकः में कौन सा समास है, प्राप्तोदकः,
द्वितीय निष्ठ को मारिए गोली। आपसे पूछ लिया प्राप्तोदका में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास है। इतना तो जाने रहेंगे ना। द्वितीय निष्ठ को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन यदि द्वितीय निष्ठ यदि वो आपसे बहुत अच्छे तरह से पूछना चाहेगा तो इसका विग्रह हम बता देते हैं, विग्रह से आप इसको समझ लीजिएगा। विग्रह हो जाएगा प्राप्तम उदकम यमशः। प्राप्तम उदकम याम होना चाहिए, यह यम क्या था वो रूप, यम था, हाँ यम था, ठीक है। तो यहां पर यम हो जाएगा, हाँ यम हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा ये द्वितीय अनिष्ट समानाधिकरण का है। प्राप्तम उदकम यमशः, प्राप्तोदका यमशः, प्राप्तोदका कर दीजिए, है ना। ऐसा, तो यहां पर ऐसा प्राप्त उदकम मतलब प्राप्त हो गया है जल जहां पर वह, तो वो क्या है, ऐसा कोई गांव है। यहां पर क्या कर देंगे, गांव कर दीजिए, ग्रामः कर दीजिए, ठीक है, ग्रामः। इतनी चीज जाने रहिए, ग्रामः मतलब ऐसा कोई गांव है जहां पर जल प्राप्त हो गया है, इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा, है ना। ऐसा कोई गांव जहां पर जल मिल गया है, इसका अर्थ लिख लीजिए, ऐसा कोई गांव जहां पर जल पहुंच गया है, इस तरह से कर दीजिए। भाई सरकार की व्यवस्था अच्छी हो गई तो जल पहुंच गया है, ठीक है ना। रेगिस्तान में जहां जल ढूंढेंगे तो दिक्कत होगी, मान लीजिए सरकार ने जल पहुंचा दिया है, इस तरह से अर्थ इसका निकाल लीजिए। ऐसा कोई गांव जहां पर जल पहुंच गया। प्राप्तोदका, प्राप्तोदका से यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है, तो प्राप्तोदका में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। तो यदि आपसे पूछ ले व्यधिकरण का है कि समानाधिकरण का है, तो समानाधिकरण का है। क्यों समानाधिकरण की, इसके प्राप्तम और उदकम की जो है समान विभक्तियां हैं, ये चीज तो जान ही लेंगे ना। प्राप्तम और उदकम ये दोनों पद का जो है समान विभक्ति है, लेकिन ये किस में आएगा, तो यम से आप इसको गेस करेंगे। यम या ये अभी जो रूप पढ़ा है ना, उसको रूप में देखेंगे तो यम ये यहाँ पर यह यम यवयान, तो यम जो दिखाई देगा ये द्वितीय में दिखाई दे रहा है, इससे आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। यम कहाँ का है, द्वितीय का है। कोई कठिन तो नहीं लग रहा है। ऐसा कोई गांव जहां जल पहुंच गया, जी रागिनी पांडे जी, बिल्कुल। तो ये प्राप्तोदका यदि आपसे पूछेगा तो आप यही बताइए बहुब्रीहि का है। यदि समानाधिकरण और व्यधिकरण में पूछेगा तो समानाधिकरण का बता दीजिएगा। यदि फिर बहुत अंदर पूछेगा द्वितीय निष्ठ का है, कैसे, यम, इस तरह से विग्रह करेंगे, प्राप्तम उदकम यम सा प्राप्तोदका, कहा गांव मतलब कोई ऐसा गांव जहां जल पहुंच गया है, ठीक है। इस तरह से इसका अर्थ होगा। दूसरा देख लीजिए तृतीय निष्ठ, तृतीय निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक ना। ये 60 में लिख ले रहे हैं, आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जैसे पद आएगा आपसे पूछेगा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो जितेंद्रिय ये इस तरह के शब्द लेके आया हूं जो आपके मतलब परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो आप बहुब्रीहि समास मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका समासिक विग्रह हो जाएगा जितानि इंद्रियाणि येन शः। देख लीजिए, येन से आपको पता चल जाएगा। एन कहाँ आपको मिला था, तृतीया में एक वचन पे आपको मिला था, तो एन से आपको पता चल जाएगा तृतीय अनिष्ट समानाधिकरण बहुब्रीहि का है। तो जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, वह कौन है, जितेंद्रिय है, ठीक ना। इस तरह से आपको जानना है। यहां शाह की जगह शाह के आगे पुरुष कर दीजिए, ऐसा कोई पुरुष, अर्थ ऐसे निकालने के लिए हम पुरुषा कर दे रहे हैं। ऐसा कोई पुरुष, ऐसा कोई पुरुष, पुरुष लगा दिए, या किसी का नाम आप ही में से कोई जो इंद्रिय जीत ले उसका नाम रख दीजिए। भाई इसमें कोई विशेष व्यक्ति तो नहीं है जो इंद्रिय को जीत लिया हो, कोई भी इंद्रिय को जीत सकता है ना। तो आप यदि अपनी इंद्रिय में कमांड करते हैं तो आप भी जितेंद्रिय हैं, है ना। तो इस तरह से ये कोई पुरुष ऐसा है जो इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है या इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक ना। ऐसा कोई पुरुष जो इंद्रियों को जीत लिया है या वश में कर लिया है ना, जीत लिया है, ऐसा अर्थ निकाल लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चले, तृतीय निष्ठ हो गया है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सिया अग्रवाल जी,
क्या हुआ, कठिन लग रहा है क्या? आपने बोला है रागिनी बीमार है, मैं आपको बीमार दिख रहा हूँ? अच्छा हाँ? अच्छा लड़ाई चल रही है, भैया लड़ाई न कीजिए। हाँ देख लीजिए अगला उदाहरण देख लीजिए, चतुर्थी। आज हिंदी नहीं चलेगी क्या? अच्छा ठीक है, देख लीजिए। अपहृत पशु, अपहृत पशु, ठीक है। ये पद में यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है तो आप बहुब्रीहि समास मारेंगे। किसका है? समानाधिकरण का, व्यधिकरण का, ये जाने रहिए ये समानाधिकरण का है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसका विग्रह देख लीजिए। अपहृता पशु यस्मै सा, अपहृता पशु यस्मै सा, ठीक ना। यस्मय से आप जान लेंगे कि ये कहाँ का है, चतुर्थी का है। यस्मय आपने देखा था अभी रूप, आप एक बार फिर से देख लीजिए यस्मय कहाँ का है, चतुर्थी का है। इससे आप अंदाजा लगा देख लीजिए। अपहृता और पशु में समान विभक्ति है इसलिए समानाधिकरण का है, लेकिन यस्मय से हम पता लगाएंगे कि ये जो है किसका है, ठीक ना। द्वितीय निष्ठ समानाधिकरण का है, तृतीय चतुर्थी का, तो ये चतुर्थी निष्ठ समानाधिकरण का है, ठीक है। ऐसा कोई पशु जो अपहरण करके लाया गया है, अपहृत है, ठीक ना, अपहृता, ठीक है। इस तरह से आप जाने रहिएगा। आगे देख लीजिए पंचमी निष्ठ समानाधिकरण। अब जो भी समय हो जाएगा उसको होने दीजिएगा, आज इसको खत्म कर देते सप्तमी तक, बस फिर बाद में देखते हैं। जैसे आपसे पूछेगा निर्धनम, निर्धना में कौन सा समास है, निर्धना में कौन सा समास है, तो निर्धना में जो है आप बताएंगे कि बहुब्रीहि समास है, लेकिन किसका है, समानाधिकरण का, व्यधिकरण का। तो जिस तरह से सवाल बनते हैं वो हम आपसे पूछते हैं, खुद पूछते चलते हैं, बताते चलते हैं। तो निर्धना में यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है तो आप बताएंगे बहुब्रीहि समास है। यदि डिवाइड करके पूछेगा कि व्यधिकरण का है समानाधिकरण का तो आप बताएंगे समानाधिकरण का है। समानाधिकरण का क्यों है, तो इसमें समान विभक्तियां आपको दिखाई देंगी। लेकिन यदि समानाधिकरण में किसका है, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थी का है, पंचमी का है ना, षष्ठी का है, तो इस तरह से यदि इस तरह से पूछेगा तो इसको विग्रह करना पड़ेगा। लेकिन वैसे आपसे ये सब चीजें पूछेगा नहीं विग्रह वाली, ठीक ना। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। देख लीजिए निर्गतम धनम यस्मात् सा, निर्गतम धनम यस्मात् सा, ठीक ना, निर्गतम धनम यस्मात् सा। इसमें कोई पुरुष भी हो सकता है, इसमें पुरुष कॉलम में कोष्टक में कर सकते हैं पुरुषा, या मान लीजिए किसी का भी धन, सारा धन वैभव चला गया हो तो उसको क्या कहेंगे, निर्धना कहेंगे। भाई जो निर्धन है उसका धन चला गया, उसके लिए कोई विशेष व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अदरवाइज जिस आपके मोहल्ले में, समाज में तमाम तरह से देखते होंगे, जो देख लीजिए भिक्षुक होते हैं वो लोग भी उन्हें भी निर्धना कह सकते हैं। निर्गत मतलब जिनका धन चला गया है ना। इसका अर्थ होता है जिनका या जिसका धन चला गया हो, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, निर्धना हो जाए। ऐसा कोई पुरुष, पुरुषा हमने लिखा है तो इसमें आप जोड़ लीजिए ऐसा कोई पुरुष जिसका धन चला गया हो, है ना। तो इस तरह से उसको क्या कहेंगे, निर्धना कहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। षष्ठी तत्पुरुष देख लीजिए, षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इसमें भी देख लीजिए थोड़ा सा निर्धना में और एक थोड़ा सा बताने लायक चीज थी, निर्बला भी है इसी तरह से, ठीक ना। निर्बला में यदि आपसे पूछेगा तो निर्बला में कौन सा समास है, तो निर्बला में भी पंचमी निष्ठ समानाधिकरण है, ठीक ना। ये चीज जाने रहिएगा, ठीक है। निर्बल मतलब जिसका, इसी तरह से निकाल लीजिएगा, निर्गता बलम यस्मात् सा,
निर्गतः बलम यस्मात् सा, यही इसका भी विग्रह इस तरह से होगा, निर्गतम बलम यस्मात् सा, जिसका बल क्षीण हो गया हो, जिसका बल समाप्त हो गया हो, ऐसा कोई पुरुष, है ना, पुरुष लगा दीजिएगा या कोई व्यक्ति हो, है ना, व्यक्ति विशेष के लिए तो वैसे नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका बल क्षीण हो गया हो, तो वहां पर उसके लिए क्या हो जाएगा, निर्बला हो जाएगा। इसमें भी पंचमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। बस जल्दी जल्दी में हम सभी चीजें बता दे रहे हैं, आप जाने रहिएगा, बहुत कठिन नहीं है। और षष्ठी निष्ठ देख लीजिए, षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये सारे शब्द आपसे बहुब्रीहि के पूछेंगे, है ना, इस तरह से नहीं पूछेगा, द्वितीय निष्ठ तृतीय निष्ठ इस तरह से नहीं पूछेगा, लेकिन ये शब्दवा तो आपसे पूछेगा। और ये इतना भी पूछ सकता है कि समानाधिकरण का है, व्यधिकरण का है, ये चीज तो जाने रहेंगे ना, ये चीज जाने रहिएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए पीताम्बरा तो आपने देखा ही है, इसमें पीताम्बरा इसका लोकप्रिय उदाहरण है, पीतम अंबरम यशसा, देख लीजिए यश दिखाई दे रहा है, षष्ठी का हो गया, यहाँ पर यस्मात जो दिखाई दिया पंचमी का है, यहाँ यस्मय दिखाई दिया ये चतुर्थी का है। इस तरह से आप नोट कर लेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, यश जो लिखा है ये षष्ठी का है ना, ये पंचमी का है। इस तरह से आप नोट करते चलेंगे तो सभी में जो अभी हम बताए हैं उसमें भी जहाँ एन मिला था उसको भी, यस्मय जहाँ मिला उसको भी, यम जहाँ मिला उसको भी, ठीक ना, हर जगह पे आप इस तरह से नोट कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगी। ये चतुर्थी निष्ठ का है, ये पंचमी निष्ठ का है, ये षष्ठी निष्ठ का है, ठीक है ना। इतनी चीज़ आप जाने रहे। पीताम अंबरम यशसा, पीला वस्त्र है जिसका वह, ये भगवान कृष्ण के लिए विशेष तौर से कहा गया, भगवान कृष्ण पीला वस्त्र पहनते थे, है ना, तो इसलिए उनके लिए विशेष तौर से है, ठीक है, ये चीज़ जाने रहिएगा। इस तरह से एक और है, इसी षष्ठी का एक और बहुत लोकप्रिय उदाहरण है महाबाहु, महाबाहु, ठीक है, महाबाहु। इसका समास विग्रह करेंगे तो महंतौ बाहु यशसा, महंतौ बाहु यश सा। देख लीजिए यहाँ पर यदि आप समानाधिकरण आपके मन में चल रहा हो कि भैया यहाँ पर औ की मात्रा लगी, यहाँ पर जो है औ की मात्रा नहीं लगी, ये कैसे समान पद हो गए, समानाधिकरण में कैसे रहेगा, तो मैं बता दूं कि जैसे बालकः बालकौ होता है, हाँ, तो ये उस तरह से चलेगा, इसका ये हो गया। और इसका गुरु जैसा रूप चला दीजिए, गुरु गुरु गुरुवा, तो गुरु जो होता है प्रथमा का द्विवचन में दीर्घ उकारांत होता है ना, उसमें दीर्घ उ रहता है। इस तरह से देख लीजिए ये दीर्घ उकारांत है, तो ये दोनों जो है प्रथमा का दो वचन के हैं, ये भी प्रथमा का दो वचन का है और ये भी प्रथमा का दो वचन का है। ये चीज जाने रहिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत आए आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। महंतो बाहु यशसा, रागिनी पांडे जी बिल्कुल सही समझ रही हैं। तो महंतो कहाँ का है, प्रथमा का दो वचन का है, और बाहु कहाँ का है, गुरु गुरु गुरुआ होता है रूप, आप थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे तो यहाँ दो वचन का आपको ये मिल जाएगा। इसलिए ये जो है समान विभक्ति वाले पद हैं। और यश से तो आप जानते हैं ये षष्ठी का है, तो इसलिए षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है ना। ऐसा कोई पुरुष जिसके जो है समान मतलब महान बाहु, मतलब बहुत विशाल बाहु वाला है ना। तो रावण के विषय में बहुत लोग कहते हैं महान भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात रावण कह सकते हैं, रावण की भी महान भुजाओं का उदाहरण मिलता है ना। महंतो मतलब महान, बाहु मतलब भुजाएं हैं, महान भुजाएं हैं जिसकी वह, यहां पर रावण भी कह सकते हैं, रावणा, है ना, तो यहां पर भी वह रावण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अर्थ नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये जाने रहिए कि महंतों में कौन सा समास है। तो महंतों में महान बाहु, महंतों का वो महाबाहु का जो है अर्थ ही होता है महंतो बाहु यशसा, मतलब महान है भुजाएं जिसकी। महान भुजाएं किसकी थी, जैसे रावण के विषय में कुछ लोग कहते हैं ऐसा, तो कोई भी अर्थ निकलेगा। तो अदरवाइज तीसरा पद कोई प्रधान हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और समान विभक्तियां हैं, ये चीज जाने रहिए, ये प्रथमा का दो वचन है, ये प्रथमा का दो वचन दोनों है, इस वजह से समान विभक्तियां होने समानाधिकरण का है। लेकिन षष्ठी निष्ठ समानाधिकरण का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यश जो यत शब्द हमने बताया था, यत शब्द का यहाँ पर षष्ठी दिख रहा है, इसलिए ये षष्ठी का है, ठीक है। इतनी चीज जाने रहिएगा। एक लास्ट और बचा है, लास्ट वाला देखिए, इसी में थोड़ा सा चित्रगुह देख लीजिएगा। चित्रगुह, चित्रा गावा यशसा, जिसकी चितकबरी गाय है वह, है ना, तो कोई किसी की भी चितकबरी गाय हो जाएगी तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, षष्ठी समानाधिकरण तत्पुरुष, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, षष्ठी समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। लेकिन बहुब्रीहि इसमें भी है चित्रगुह में। और एक और लंबकर्णा,
लंबकर्ण में भी बहुब्रीहि समास है। लंबौ कर्णौ यस्सा, लंबौ कर्णौ यस्सा, इसका होता है लंबौ कर्णौ यस्सा, ठीक ना। देख लीजिए कर्ण, ये दो कान होते इसलिए इसमें द्वितीय मतलब एक प्रथमा का द्विवचन लिखा है भाई, दो कान होते एक व्यक्ति के दो कान, इसी तरह से इसमें भी प्रथमा का द्विवचन है तो दो कानों के लिए वहां पर द्वितीय लगी है ना, प्रथमा का द्विवचन लगा हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये समान विभक्ति में दोनों है, समानाधिकरण का हो गया। और यश से आप जान जाएंगे षष्ठीनिष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। लंबे कान है दोनों जिसके, वो कौन है, गणेश जी को यहाँ पर भी कहा गया है, कान उनके ही लंबे हैं, उनका पेट भी उधर मतलब बड़ा है, तो यहाँ पर भी ये गणेश जी के लिए कहा गया है, ठीक ना। लंबे दोनों कान है, दोनों कान कर देंगे तो कर्णों से दोनों कान का समझ में आ जाए। लंबे कान है जिसके, ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों को लगा देंगे तो द्विवचन की विभक्ति का पता चल जाएगा। सर फोन क्यों नहीं लगता कोचिंग इंस्टीट्यूट का? अच्छा लगता है, 2-3 नंबर होंगे वैसे किसी पे भी आप, आज हिंदी की क्लास से स्थगित है जी बिल्कुल। तो सप्तमी वाला देख लीजिए लास्ट में, सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक ना। ये वाला देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा बस जानना है, बस हो गया। जैसे वीर पुरुषा में यदि आपसे पूछ लिया जाए, वीर पुरुषा यदि आपसे पूछेगा कि कौन सा समास है, तो वीर पुरुषा में आप बताइएगा कि बहुब्रीहि समास है। वीर पुरुषा में कौन सा, यदि आपको दिखाई देता होगा ये तत्पुरुष जैसा लग रहा है ना, तो इसकी विशेषता वो बता रहा है, पुरुष का है, वीर है, तो यहाँ पर जो है वीर पुरुषा यदि दिखाई दे तो आप बहुब्रीहि समास मारिएगा, ठीक ना। इसका यदि समासिक विग्रह देखेंगे तो देख लीजिए, वीराः पुरुषा यस्मिन् सा, वीराः पुरुषा यस्मिन् शाह। तो ये वीर पुरुष किस गांव में, और ये गांव विशेष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रामा कर दीजिए, है ना, ये बहुवचन में है, देख लीजिए। तो वीर पुरुष एक किसी गांव में तो होगा, वीरा मतलब बहुत से वीर हैं, पुरुष हैं, इसमें देख लीजिए ये भी बहुवचन का, प्रथमा का बहुवचन है और ये भी प्रथमा का बहुवचन है, ठीक ना। यस्मिन में आपको सप्तमी निष्ठ समानाधिकरण आपको दिखाई दे रहा है, यत शब्द का भी हमने आपको बताया था, लास्ट में सप्तमी एक वचन में यस्मिन मिला था, इधर लिखे थे, है ना। तो देख लीजिएगा यस्मिन कहाँ का है, सप्तमी का है। तो वीराः पुरुषा यस्मिन् सा, वीर पुरुष है जहां पर, ऐसा कोई गांव जहां पर वीर पुरुष है, तो इसका अर्थ ऐसे ही लिख लीजिएगा, ऐसा गांव जहां वीर पुरुष हैं, जहां वीर पुरुष हो, ठीक है। इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि जितना हमने पढ़ाया आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, और अच्छे से नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत होती, कोई बीच में आया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कल की कक्षा, अब कल की कक्षा क्या, ये दीपावली के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। और उस दीपावली में आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई को ना छोड़ते हुए, पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे, इंजॉय कीजिएगा लेकिन पढ़ाई करते रहिएगा, और अच्छी तरह से सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहा करिए, आपके सारे कमेंट मैं देखता रहता हूं, बहुत लोग सक्रिय रहते हैं इन सब चीज़ों में, जैसे रागिनी मैम का और देवव्रत जी का, या किसी और तमाम, नीतू वर्मा क्या है, ऋतु वर्मा, तमाम लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते रहते हैं जिनको अच्छा लगता है। और फिर मैं झूठी बातें करने के लिए नहीं कहता हूँ कि झूठे कमेंट करिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, उसके लिए मैं भी आपसे प्रेम की इच्छुक में रहता हूँ, हमेशा आपसे प्रेम चाहता हूँ। बस आज की कक्षा को मैं यही बात से विराम देता हूं, अगली कक्षा दीपावली के बाद मिलेंगे, और आप सभी को ढेर सारी अग्रिम दीपावली की विशेष शुभकामनाएं। आज के दिन धनतेरस है, धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सभी को, सपरिवार ढेर सारी शुभकामनाएं। बार बार मैं आपको सभी लोगों को सपरिवार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नमः संस्कृताय।